जी भैया। अभय और सहअस्तित्व क्या चीज? जी भैया। अभय माने भय का अभाव, और सहअस्तित्व माने साथ साथ जीना। तो भैया, बातचीत शुरू करने से पहले मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ, सबको नमन करता हूँ। दर्शन के प्रणेता पूज्य बाबा जी को नमन करता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। पहला ही लक्ष्य है समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व। और सहअस्तित्व जो बोल रहे हैं वो वास्तव में अनुभव है। तो सत्ता में संपृक्त प्रकृति, ये सहअस्तित्व है, इसका अनुभव होना। और इसके अनुभव के क्रम में पहले हमको मानव मानव के बीच सहअस्तित्व, मानव और चारों अवस्थाओं के बीच में सहअस्तित्व, इनको पहले समझना होता है, जीना होता है, प्रमाणित करना होता है। तब फिर सत्ता में संपृक्त प्रकृति वाला सहअस्तित्व हमको अनुभव में आता है। एक क्रम है। तो मानव मानव के बीच का सहअस्तित्व का मतलब है कि न्याय, मानव और चारों अवस्थाओं के बीच में सहअस्तित्व, इसका मतलब है धर्म। और तीसरे स्तर पर मानव का सारे सहअस्तित्व में से सत्ता में संतुष्ट प्रकृति तक उसको अनुभव कर पाना, ये हुआ सत्य। ये तीन चीजें क्रम से लक्ष्य में आएगी, और उसके पहले ही अभय होना पड़ता है। मानव मानव के बीच में न्याय बिना अभय के नहीं आएगा। न्याय और अभय दोनों एक्चुअली एक ही चीज। अभय को यदि पॉजिटिव शब्द बनाए तो विश्वास, भय बने एक दूसरे पर अविश्वास। तो इसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया है कि यदि कोई भी व्यक्ति मानवतापूर्ण आचरण करेगा तो उस पर हमको विश्वास होगा। कोई भी अमानवीय आचरण करेगा उस पर हमको अविश्वास होगा। मैं मानवीय आचरण करूंगा, मुझे अपने आप पर विश्वास होगा। मैं मानवीय आचरण नहीं करूंगा, मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं होगा। तो आचरण के जगह से न्याय या विश्वास समझ में आता है। और मानवतापूर्ण आचरण, जैसे पहले बाबा जी लिखे ही है, मानवतापूर्ण आचरण की न्याय संज्ञा है, और न्याय ही अभय है। अभय अलग से कोई चीज नहीं। तो हमारा जो पहला कार्यक्रम मानव के साथ जो नया शुरू होता है, तो वो न्याय ही, या उसी को दूसरी भाषा में अभय बोल रहे हैं। तो कार्यक्रम के रूप में यदि हम मानवतापूर्ण आचरण कर रहे हैं तो वो अभय है, और अभय है वह न्याय है। और न्याय के बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो कंप्लीट आचरण को माने मूल्य, चरित्र, नैतिकता, स्वधर्म, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य, संबंधों को पहचानना, मूल्यों को निर्वाह करना, और तन मन धन का सदुपयोग, ये वाली प्रक्रिया को हम न्याय कह रहे हैं। इनमें से एक भी चीज छूटेगा तो न्याय नहीं हुआ। न्याय नहीं हुआ माने अभय नहीं हुआ। तो अभय इस विधि से होगा। तो यदि किसी समाज में एक बच्चे का जन्म होता है और उसमें सब लोग मानवतापूर्ण आचरण कर रहे हैं, तो बच्चा जो है बहुत जल्दी उसको पा जाएगा, न्याय को, अभय को। और यदि कोई नहीं कर रहा है तो फिर वो शोध अनुसंधान पूर्वक, जैसे बाबा जी किए, तो वो मानवतापूर्ण आचरण तक पहुंचेंगे। और फिर उनके उस प्रभाव में आकर फिर लोग उस आचरण को करने की कोशिश करें। तो फिर उस व्यक्ति से
धीरे धीरे दूसरे तक मानवीयता पूर्ण आचरण फैलेगा, या न्याय फैलेगा, या अभय फैलेगा। तो ये तीनों चीजें भैया एक ही है, न्याय, मानवीयतापूर्ण आचरण और अभय। तो ये भैया इस प्रश्न का उत्तर। बताइए मेरी बात पहुंची नहीं पहुंची? जी भैया, अभय और सह अस्तित्व रूपी जो लक्ष्य है उसका संदर्भ इस रूप में, जैसे एक मानव में समाधान हुआ, समाधान के साथ वो परिवार में समृद्धि पूर्वक जीता है। और अभय का अर्थ हुआ कि अब वो न्याय पूर्वक मानवतापूर्ण आचरण के साथ समग्र जो विश्व है उसमें अपने आप को प्रमाणित करता हुआ जीता है। इस रूप में अगर वह जीता है तो अभय के साथ, अभय पूर्वक जी रहा है या अभय लक्ष्य के साथ जी रहा है। और सहअस्तित्व रूपी लक्ष्य को वह कैसे पूरा कर रहा है? क्या केवल अनुभव में सहअस्तित्व आ जाने मात्र से अनुभव का लक्ष्य पूरा हो रहा है, जो कि पहले समाधान में ही हो गया, ऐसा हमें देखने में आ रहा है। इसको थोड़ा अंतर स्पष्ट करना है। समाधान, जैसे हमने पढ़ा, पढ़ने के बाद हमको कुछ चीजें पता चली। तो पता चलने का जो पहला स्तर है उसका नाम है भास। भास पूरी तरह समाधान नहीं, पर समाधान की तरफ एक कदम है। आभास, आभास में वो स्तर हो गया जहां पर हम तर्क पूर्वक किसी चीज को समझ रहे हैं, समझा भी पा रहे हैं, वो आभास है। लेकिन वो भी समाधान नहीं कहलाए। प्रतीति, प्रतीति का मतलब है साक्षात्कार हो गया, बुद्धि क्रियाशील हो गई, बुद्धि का जो परावर्तन है वो एक्टिव हो गया। तो समाधान का जो न्यूनतम स्तर है उस स्तर से कहीं। तो समाधान का मतलब कम से कम तर्क हो सकता है, या आभास को भी, भास को भी समाधान हम वैसे कह सकते हैं कि पहले पता नहीं था, अभी हो गया एक व्यक्ति को, तो भास हुआ। तो जब हम गिनती करने जाएंगे तो भास हुआ, किसी चीज को की होने की स्वीकृति वो कर लिया, भले ही उसको अभी बहुत स्पष्टता नहीं है तो भी समाधान है। और अंतिम अनुभव होने पर ही समाधान हुआ। तो ये चारों लक्ष्य जो है एक साथ, केवल समाधान हुआ और समृद्धि नहीं हुई तो भी नहीं, समृद्धि हुई तो समाधान का एक स्तर का प्रमाण है, समाधान हुआ है उसका ही प्रमाण है। समाधान क्या चीज है? संबंधों को पहचानना। मेरे चारों तरफ जितने भी चीजें हैं उनके साथ मैं संबंध को पहचानता हूँ, उसी का नाम समाधान है। पेड़, कोई पेड़ है वो मुझे खाने के लिए फल दे रहा है, कोई पेड़ है वो मुझे कपड़े के लिए दे रहा है, वही कोई पेड़ है जिससे मैं औषधि कुछ ले पा रहा हूँ। तो वही मेरे चारों तरफ की चीजें हैं जिनसे मैं पूरकता को पहचान कर समृद्धि को पा रहा हूँ। तो उसके पहले का एक लाइन है कि इस पेड़ से मुझे फल मिलेगा। तो ये समाधान का एक भाग हुआ। उसको उसने करके देखा, खा के देखा, तो हाँ उसका पेट भरा, उसको ऊर्जा आई, जीने के लिए जो आवश्यकता है वो आया। तो करने के बाद दूसरा स्तर हुआ। तो ये समाधान या समृद्धि, ये दोनों भी अकेले नहीं। समाधान कोई हमको बोल रहा है, उसके पीछे एक बैकग्राउंड है, जैसे बाबा जी ने अनुसंधान किया, अनुसंधान की एक बड़ी पृष्ठभूमि, वो पृष्ठभूमि उनको परिवार परंपरा से मिला है, या हमारे मानव परंपरा से मिला, जिनको उनको ये विश्वास हो गया कि नहीं, शरीर यात्राएं होती है, कई सारी जीवन है। ये बार बार बचपन से सुनते रहे कि मृत्यु के बाद जीवन समाप्त नहीं होता है। तो वो एक स्तर था जिस पर उन्होंने विश्वास किया और फिर उसके आगे के लिए प्रयास किया। तो और उसको विश्वास कर पाए, माने वो परंपरा मदद की। वहाँ का जो आचरण था, गांव में लोगों को करते देखा उन्होंने, परिश्रम करते देखा, सेवा करते देखा, वो भी उनको स्वीकार हुआ। तो ये सारे जो आचरण है, यदि हम कोई जीरो बिंदु से देखेंगे तो हमको मानव का आदि मानव देखना पड़ेगा, जहाँ दो मनुष्य हुए, और वहाँ समाधान की संभावना वहां भी थी, लेकिन उसको घटित होने में शायद 2 लाख साल लग गए या और ज्यादा।
वैसे ही समृद्धि एक व्यक्ति नहीं कर सकता, एक परिवार भी नहीं कर पा रहा है। वास्तव में जैसे मुझे कपड़े चाहिए तो मेरा परिवार कपड़े नहीं बना रहा है, कोई और बना रहा है। तो बहुत सारे लोग मिलकर समृद्धि को पूरा कर रहे हैं, है ना। कोई पशुपालन कर रहा है, दूध पैदा करता है, हम खुद दे देता है। कोई अनाज पैदा करता है, इतने प्रकार के अनाज हैं हम खुद ही नहीं पैदा करते। तो बहुत बड़ी टीम मिलके हम समृद्धि तक पहुंच पा रहे हैं। और हम सब में एक प्रकार का तालमेल है। हम सब में ये लक्ष्य बैठ गया है कि पैसा कोई बड़ी चीज, और वो पैसे के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो पैसा कैसे मिलेगा? कोई सोचता है कि मैं दूध पैदा कर लूं, कोई सोचता है कि मैं अनाज पैदा कर लूं, कोई सोचता है कि फल पैदा कर लूं, कोई सोचता है कि सब्जी, कोई सोचता है घर बना लूं। तो घर बनाने में पचासों चीजें हैं। तो इन सब में हम सब लोगों का मन लगा हुआ है, उसी के कारण हम समृद्धि तक पहुंच पा रहे हैं। नहीं तो समृद्धि संभव नहीं। हम सबका मन लग गया और उसमें हम आगे बढ़े हैं। तो पूरी चीज यदि आप समृद्धि को भी देखेंगे तो एक परिवार के लिए संभव ही नहीं है। यदि वो जंगल में रहा, मान लो 10 आदमी दिए, जिंदा रह जाना एक अलग बात है, समृद्धि की फीलिंग नहीं। तो समृद्धि भी होने के लिए बड़ा मानव समुदाय आया और हम वहां पर पहुंचे। और अभय की बात है, वो भी वैसे ही बड़ा मानव समुदाय है, उनके बीच में हम कर रहे भैया कट गए हैं, एक बार मैं देखता रमाशंकर भैया जी नमस्ते। एक बार फोन कर लेंगे क्या भैया? हाँ नमस्ते दीदी, कर लिया है दीदी, भैया जुड़ रहे हैं। हैं। हेलो जी भैया। जी, आवाज आ रही ना? हाँ भैया, आपकी वीडियो भी आ रही है, बहुत अच्छा भैया, प्रणाम भैया। अभय की बात हो रही थी। जी, तो अभय भी एक परिवार से नहीं हो सकता है। अभय के लिए ज्यादा बड़ा एक वर्ग चाहिए। समृद्धि भी वास्तव में एक परिवार से नहीं होती। तो इसको एक बार साथ में रहते हैं तभी ये सारी चीजें होती है, ये बात हमको समझ में आती। तो समाधान भी एक व्यक्ति से नहीं है, पर एक व्यक्ति में ही वो समाधान दिख जाता है। समृद्धि के प्रमाण एक परिवार में जीते समय पता लग जाता है। अभय के लिए थोड़ी सी बड़ी समाज की जरूरत पड़ती है। तो जैसे बताया कि 10 लाख की आबादी तक की बात हुई है, उतने में उतना बड़ा एक समाधान समृद्धि वाला जगह हो तब अभय समझ में आता है। तो ये है भैया। जी भैया। इस सप्ताह में भैया जो आपने बात रखी थी उसमें बाबा जी के परिवार का वो लिया था उदाहरण। इसमें कहा था कि समृद्धि जो है वो परिवार में समृद्धि प्रमाणित था, उसको इस रूप में तो हम देख नहीं सकते कि वहाँ किसी प्रकार की कोई, जिस प्रकार से हम लोगों के घरों में जो अ, कमी रहती है,
वह नहीं थी, लेकिन उसका कोई भाव नहीं था, ऐसा आपने बताया था। ये समृद्धि को हम किस प्रकार से अपने लिए पहचानेंगे? अभी तो जो समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व रूपी लक्ष्य की बात हो रही है। तो जब हम समझ रहे हैं तो एक एक इंडिविजुअल करके हम समझ रहे हैं। तो एक इंडिविजुअल में यह जो प्रमाण आ रहा है वह किस रूप में आ रहा है, ये एक बात थी भैया। अगला प्रश्न जो है मैं उसको पढ़ता हूँ, उससे इस इस संदर्भ को और ये मिलेगा। अगला जो प्रश्न है कि 7वें अध्याय में सोपानों के अनुसार जो लक्ष्य बताया गया है, उससे ऐसा लगता है कि ये लक्ष्य व्यक्तिगत नहीं है, परंतु मानव परंपरा में ये प्रमाणित होंगे। जैसे अभय लक्ष्य को मंडल सोपान से बताया गया है। क्या यह सही है? तो यहाँ जो लक्ष्य, जो अभी आपने भी भैया बात रखी कि बड़े समुदाय, बड़े संख्या में ही अभय या समृद्धि को देखा जा सकता है। और यहाँ से भी प्रश्न में यही बात आ रही है, और बाबा जी ने भी इसी को रखा कि मंडल तक में अभय को देखा जा सकता है। तो एक मानव में आज मैं मेरे भीतर इसको कैसे पहचानूंगा, या फिर ये समग्रता में ही इसकी पहचान हो सकती है? ये थोड़ा सा अंतर स्पष्ट। जी भैया, समग्रता में ही पहचान होगी। जैसे बोला ना, समृद्धि जिसके लिए हम जिस गांव में रहते हैं उस गांव में कपड़े नहीं बनते, कपड़े बाहर से आते हैं। तो यदि हम 10 गांव को भी देखें वहां भी कपड़े नहीं बनते, है ना। मुझे लगता है कि आसपास के 100 गांव में भी कपड़े नहीं बनते। तो कपड़ा यदि बनना है तो वो बहुत दूर में बन रहा है, वहां से हम विनिमय करते हैं। तो विनिमय में मान लिया जाए कि लाभ हानि मुक्त हो रहा है, या हमको स्वीकार हो जा रहा है, उतना उस सीमा तक तो है ही। तो ये जो चीजें हैं, कपड़ा इतना अनिवार्य चीज है, लेकिन 100 गांव नहीं बना रहा है। वैसे ही बाकी और चीजों को लेंगे, जैसे चश्मा है या मोबाइल है ना, घड़ी है, पुस्तक की छपाई है, हमको रोज पुस्तक पढ़ना होता है आजकल। हमारी जो चीजें हैं बहुत सारी, खाने पीने की चीजें ही, ये भी बाहर से आती है। तो बहुत लोग मिलके ही हैं, और हमने एक फॉर्मूला पा लिया है कि हम आवश्यकता से अधिक इस जगह पर करते हैं, और जो अधिक वाला भाग है उसको विनिमय कर लेते हैं, तो हमको चीजें मिल जाती है। और इसका एक स्टैंडर्ड समाज में बनता है। जैसे कोई मेरे घर आता है तो मैं क्या करता हूँ, उसको पानी पिलाता हूँ, पूछता हूँ चाय पियोगे क्या। मैं सोचता हूँ कि चाय एक, अब एक समृद्धि का एक ये आ गया है, एक मापदंड पूछा जाता है कि भैया चाय पियोगे क्या। शायद 100 साल पहले कोई चाय नहीं पीता, कुछ और देते होंगे उस समय। तो अभी समाज से हम प्रेरित होते हैं कि भैया लोग चाय पीते हैं तो चाय पूछना चाहिए। कई लोगों को मैं जानता हूँ जो स्वयं चाय नहीं पीते हैं, लेकिन घर में ला के रखते हैं चाय की पत्ती, कोई आता है तो उसको पिला देते हैं, है ना। वैसे कॉफी लोग पीते नहीं है, लेकिन कुछ लोग घर में कॉफी इसलिए रखते हैं कि कोई गेस्ट आता है, उनके यहाँ ऐसे गेस्ट आते हैं जो कॉफी पीते हैं, तो उनको पिला देते हैं। तो ये जो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हम समाज को देख के सीखते हैं कि इस समाज में जीने के लिए ये वस्तु चाहिए। क्योंकि एक अतिथि सत्कार हमारे यहाँ एक बड़ा वैल्यू है, हम बचपन से सुने रहते हैं। तो समृद्धि में वो अतिथि सत्कार भी है। घर में एक दो कपड़े एक्स्ट्रा रखते हैं कि कोई हमारे गेस्ट आएंगे तो उनके रुकने के लिए, उनके सोने के लिए, ओढ़ने बिछाने के लिए कुछ हो जाए। हम समृद्धि की जब भी बात कर रहे हैं तो परिवार के अलावा हमारे परिवार से थोड़े से जो बड़े, जो दूर के रिश्तेदार हैं, कुटुंब हैं, वो आते हैं, उनको भी हम शामिल करके रखते हैं। तो जब भी समृद्धि की बात होती है, एक दिन में पता नहीं चलता है, हमारे यहाँ कोई आया, मैंने उनको पानी पिलाया, खाना खिलाया, कोई ऐसा कुछ साल, कुछ दिन, कुछ महीने करने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे में जो आवश्यकता है वो पूरी कर रहे हैं हम अपने परिवार में, ये स्टैंडर्ड में हम चल सकते हैं। ये स्वीकृति हुई तब समृद्धि की बात हुई, ये स्वीकृति हुई नहीं तो कैसे होगी। तो ये स्वीकृति बनने के लिए यहाँ के समाज एक स्तर को तय किया हुआ है, उस स्तर तक पहुंचना है। तो समाधान या समृद्धि, समृद्धि की बात है तो उस स्तर की हमको स्वीकृति होती है, ये समाधान का ही पार्ट होगा।
कि यहाँ पर घर में क्या क्या होना चाहिए। कोई गेस्ट आएगा तो उसको क्या बोलना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, वो समाज में। नहीं तो हमको ही खराब लगेगा। अच्छा वो आते थे, वो चाय पीते थे, देखो हमारे यहाँ चाय पत्ती नहीं है ना। अब जैसे एक सामान्य मैं अपने घर की बात बताता हूँ। कई लोग सुबह चाय पीते हैं, चाय के साथ बिस्किट पीते हैं, रखते हैं और खाते हैं। हमारे घर में कोई भी चाय के साथ बिस्किट नहीं खाता। हमारे घर में बिस्किट होता ही नहीं है। कोई जब आता है, वैसे भी जनरली हम लोग के यहाँ आते हैं, कोई आ जाता है तो अचानक मुझे याद आता है, अरे यार बिस्किट हम लेके नहीं आए हैं। तो उस समय कई कई बार लगता है कि ये आवश्यक चीज है, जबकि हम उपयोग नहीं करते हैं। तो समृद्धि में परिवार की आवश्यकता से अधिक है, और परिवार की जब बात करते हैं तो उससे हमारे यहाँ आने वाले जो गेस्ट हैं उनको भी हम शामिल करते हैं। इस ढंग से समृद्धि को हम समझेंगे। वैसे अब है, मेरे बच्चे को अपने घर में चिंता नहीं होती है, भय नहीं होता है, लेकिन घर के बाहर के बच्चों और लोगों को देखकर भी उसको भय ना हो, ये भी हमको सुनिश्चित करना। तो कुछ उसके लिए भी समाज कुछ रिवाज बना के रखा हुआ है। छोटे बच्चे को जाते हैं तो पहली बार कोई बच्चा घर में आ गया तो उसको खाने के लिए कुछ देते हैं, कुछ मीठा वगैरह। पहले मिठाई खिलाते थे, तब पहले गुड़ खिलाते थे, अब जो है बच्चे को चॉकलेट दे देते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा उसको ये विश्वास होता है कि उसको लोग डराते नहीं है, धमकाते नहीं है, उसको प्यार करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। कोई भी आता है गोदी लेते बच्चे को, बुलाते हैं। वो हाँ बोलता है तो ले लेते हैं, वो ना बोलता है तो नहीं लेते, जबरदस्ती नहीं करते। तो इस पूरी प्रक्रिया से उस बच्चे भैया फिर से डिस्कनेक्ट हो गए। जी भैया बार बार कटता जा रहा है। हाँ हाँ। भैया वीडियो अगर ऑफ कर लेंगे तो आपकी आवाज आ सकती है। आवाज नहीं आ रही है भैया। भैया आवाज नहीं आ रही। हेलो। जी भैया, अब आई है आवाज। जी जी। तो बार बार कट जा रहा है तो ये कुछ वस्तुओं को बार बार यदि हम प्रयोग करते हैं तो उसका एक फल होता है हमारे जीवन कि इस शरीर को जो भौतिक वस्तुओं की जरूरत है वो पूरी हो रही है। हम लोग परिवार में जो लोग हैं उन सबकी पूरी हो जा रही है। और कभी कोई अतिथि, जब से गेस्ट आ जा रहे हैं, हमारे रिश्तेदार आ जा रहे हैं, तो उनके भी आवश्यकता को हम पूरा करने में सक्षम। तो घर में उतना भौतिक वस्तुओं का स्तर को बनाए रख, ये जो प्रक्रिया है इसको करने के कुछ समय के बाद ये स्वीकृति हो जाती है कि हाँ है। इसका नाम है समृद्धि। तो समृद्धि एक प्रकार का सुख है।
जी भैया, तो ये मेरी ओर से ये जाना। जी भैया, ये तीसरा जो प्रश्न है वो इसी से जुड़ा है कि क्या बाबा जी का परिवार समाधान समृद्धि को प्रमाणित किया है या बाबा जी ने समाधान समृद्धि को प्रमाणित किया? इसमें कैसे कहेंगे भैया? भैया मेरे को अभी मैं मुझे लगता है कि ज्यादातर परिवार अभी समाधान समृद्धि को प्रमाणित कर लिए, ज्यादातर। क्योंकि वो जो खाते पीते हैं उनके घर में वो है, कपड़े हैं, कोई भी ठंड से ठिठुर नहीं रहा है, अभी ठंड है तो लोग कर लिए। तो एक माइंडसेट है और उससे को लोग प्राप्त कर ले रहे हैं, बहुत ही रेयर ही कोई होगा जो नहीं कर पा। अब आवश्यकता में लोगों ने मान लिया है कि कार चाहिए, तो होते होंगे कुछ लोग और वो परेशान हो रहे होंगे नहीं पाए, है ना। तो पहले टीवी था, अब टीवी पा लिए, मोबाइल है, कुछ लोग के पास छोटे मोबाइल है, वो बड़ा सोचते होंगे। तो उस ढंग से एक दौड़ में लोग लगे हुए हैं, तो वो इसको सोच ही नहीं रहे हैं कि हमको चाहिए कि नहीं चाहिए। वो देख रहे हैं कि पड़ोसी के पास है, हमको चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कभी भी समृद्धि नहीं होगी। लेकिन अपनी आवश्यकता पूरी हो गई है, खाना पीना पूरा हो गया है, और मुझे लगता है कि ये तो अधिकतर लोगों को हो रहा है। जहां तक बाबा जी के परिवार में मैं रह के देखा, वहां भी ऐसे ही लगता था कि वहां रहना खाना पीना होता ही था। एक समय में ऐसा जरूर लगता है कि लोग आते हैं तो हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है। मतलब जितना बड़ा घर था और उससे ज्यादा लोगों को आना जाना, तो कुछ समय तक बाहर में रुकाने की व्यवस्था करते रहे। उसके बाद फिर एक घर बनाने की सोचा गया, फिर उस घर को बना लिया गया। तो उस वो अब वो स्थिति ये है कि उस घर में लोग ज्यादा हैं, लोग कम है, रहने के लिए जगह ज्यादा है। तो आवश्यकता जो है उसका निर्धारण परिवार के साथ होता है। परिवार के साथ जो आने जाने वाले गेस्ट हैं वो भी उसमें एक शामिल होते हैं। तो इस ढंग से उसको हम समृद्धि बोलेंगे। अभी हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है, हम उनको चाय पानी खाना कुछ खिलाते हैं, तो बदले में कभी पैसे की उम्मीद ही नहीं करते। मतलब ये सोच में ही नहीं है, हमारे पूरे देश में ये। तो जो भी है, जैसा भी है, रूखा सीखा है, तो उसको भी खिला के हमको ठीक होता है। घर में लोग जरूर दबाव में आ जाते हैं कि भैया कोई गेस्ट आ गया, हम क्या क्या खिलाएं। तो मैं जैसे सोचूं कि मेरे यदि परिवार की बात होती थी, तो हमारा परिवार ने गेस्ट को खिलाने के लिए कुछ अलग एक स्टैंडर्ड बना के रखा हुआ था। घर का जो रोज का खाना है वो तो होगा ही, प्लस उसमें कुछ कुछ और जोड़ते थे। और इसके कारण वो दबाव में भी रहते थे, क्योंकि हर चीजें हर समय बना नहीं सकते। उस समय बाजार इतना ये नहीं था, अ, बाजार में हर चीजें मिलती नहीं थी, बाजार घर के बाजू में भी नहीं था, कुछ था। तो एक उसका एक दबाव था कि कोई गेस्ट आएगा तो क्या करेंगे, और वो दबाव खुद का बनाया हुआ। मैं बाबा जी के यहाँ देखा कि उनके यहाँ इस प्रकार का दबाव तो कभी नहीं रहा। तो किसी व्यक्ति के स्वागत सत्कार के लिए जो भोजन और इनकी व्यवस्था है, उसमें वो परिवार जैसा उनका रोजमर्रा का खाना वो दे पाते थे और वो उसमें सुखी रहते थे। तो मन के स्तर पर मेरे अपने परिवार की तुलना में मैंने देखा कि यहाँ पर एक ज्यादा वो उस ढंग से एक स्वीकृति थी। तो हमने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, दिखावा। मतलब कोई गेस्ट को ये ट्रीटमेंट देना है आप। हमारे परिवार परंपरा में एक था, वो शायद दिखावा पूर्ण ज्यादा था। जबकि बाबा जी के परिवार में मैंने देखा कि वो वैसा नहीं था, कि जो है उसको दे दो, कोई चिंता की बात नहीं। खाना तो यही होता है। तो वो एक बड़ा कारण ये था कि अमरकंटक में रहना माने, उन दिनों अमरकंटक में कुछ मिलता ही नहीं। जब से बाबा जी लोग रहना शुरू किए, नमक भी नहीं होता, दुकानें भी एक भी नहीं थी। तो उस समय लोग कम में जीने के लिए आदी हो गए,
किसी को खाना खिला दिया माने बड़ी बात है। खाना में दाल चावल खिला दिए बड़ी है, सब्जी बहुत मुश्किल से होती थी, उस जगह होता ही नहीं है, जलवायु ऐसी। तो जो भी चीजें हैं वहाँ के लोगों की मानसिकता के हिसाब से चीजें सेट हो जाती है। अभी एक दिन अम्बा दीदी ने बोला कि बचपन में हम लोग के पूरे गांव में किसी के पास स्वेटर नहीं। मैं भी सोचने लगा, हम लोग क्या स्वेटर पहनते थे? हमारे पास स्वेटर था तो भी हम कभी नहीं पहनते थे, हम तो स्वेटर काटता था। मुझे याद नहीं है कि कभी हम स्वेटर पहने। कभी जबरदस्ती पहनाते भी थे ठंडी में तो शाम को, तो हमको बहुत ही खराब लगता था। जबकि अभी मैं देखता हूँ कि छोटे से बच्चे को स्वेटर में ही घेर के रख। और पहले लोग आग जलाते थे घर में, अमरकंटक में आग ही आग, सब घर में आग होता था। और लकड़ी जलती थी, अब लकड़ी की ही कमी हो गई है। लकड़ी जलाने की घर में जगह नहीं है, जगह भी उस प्रकार का घर हो गया है। तो कुल मिला के जो भी समाज में बदलाव आता है वो धीरे धीरे आता है और उसके हिसाब से लोग सेट होते रहते हैं। तो समृद्धि परिवार में प्रमाणित है। मुझे भी आज ऐसा लगता है कि मेरे भी घर में, हम लोग भले ही 3-4 लोग हैं, तो समृद्धि है। समृद्धि है का मतलब ऐसा नहीं कि हम बहुत सारी चीजों को खाते हैं, हमारे घर का खाना बहुत ही सिंपल। तो इस ढंग से कहीं भी देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि है। उनके अंदर क्या घटता है, तो चूंकि मैं बाबा जी के परिवार का भाग बन के रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगा कि किसी बड़े के मन में कोई ऐसी आवश्यकता के लिए कोई हाय है, ऐसा नहीं। तो ये है भैया उत्तर। जी भैया, तो इससे ये आशय स्पष्ट हो रहा है भैया। नमस्ते नमस्ते भैया। भैया, जी आप जो बोल रहे हैं कि कोई आया और हम खिला पाते हैं, तो ऐसा तो सभी घरों में होता ही है भैया। जी तो क्या सभी के घरों में समृद्धि ऐसा बोलेंगे? और समाधान के बाद समृद्धि आती है, ऐसा कहते तो फिर क्या ये सभी समाधानित है? नहीं, मेरे को वही लगता है कि मुख्य जो कमी है भौतिक रूप से कमी नहीं है, बौद्धिक रूप से कमी है ज्यादातर के लोगों में। समृद्धि यदि नहीं है तो उसका कारण बौद्धिक रूप से कमी है, उनमें समाधान नहीं। तो भौतिक वस्तुएं हैं, हमको ज्यादा भौतिक वस्तुएं चाहिए, उस कारण परेशान। ये है। आवश्यकता को देखेंगे, समाज का जो एक स्टैंडर्ड देखेंगे, उसके हिसाब से है। उनके घर में जो आने जाने वाले लोगों की संख्या है उसके हिसाब से उनमें पूरा हो रहा है, वो पूरा कर भी। कमी यही है कि उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उनको और चीजें चाहिए। और क्या चीजें चाहिए उधर आप सोचने जाएंगे तो आहार आवास अलंकार नहीं, और कुछ है ना। तो दूरगमन, दूर श्रवण, दूरदर्शन, इस प्रकार की चीजें चाहिए, उसके लिए वो परेशान। सही सही लगता है भैया। लगभग घरों में जहाँ जितनी भी चीजें हैं, उन चीजों से उनके घर का जो उनकी आवश्यकता के अनुसार काम तो अच्छे से चल रहा है। जहाँ तक जुड़ती है बात महत्वाकांक्षा की, वहीं पर जो है वे अपने घर में अभाव को पहचानते हैं। और यह भी बात समझ में आ रही आपके कहने से कि यह सिर्फ समाधान के अभाव में ये अभाव का भाव है। अन्यथा जो है वस्तु के रूप में अगर देखें तो घरों में इतनी चीजें होती ही हैं कि आराम से घर चल रहा है, और उसमें अतिथि का भी सत्कार अगर उन्हें उनकी प्रवृत्ति है या स्वीकृति है तो वह भी आराम से हो रहा। तो अगर ब्रॉड वे में देखें तो समृद्धि का प्रमाण है, हम उसे पहचान नहीं पा रहे, ये एक बात है। ऐसा लग, लग रहा है भैया। तो क्या ये भैया, स्पष्ट हुआ? मेरे पिताजी एक इंडस्ट्री में काम करते थे, और भी लोग थे, तो उस समय लोग साइकिल से जाते थे। 3 किलोमीटर दूर था उनका जो वर्क प्लेस था,
कुछ लोग वहीं रहते थे, उनका और शायद 2 किलोमीटर, थोड़ा बड़ा जो मोहल्ला होता है, हम एकदम किनारे थे इंडस्ट्री के। कुछ लोग दूर में थे, तो वो लोग 5 जाते होंगे, 5 जाना 5 आना। और सुबह जाते थे, 12 बजे लंच के लिए आ जाते थे, फिर जाते थे लंच के बाद, फिर आ जाते थे, तो 4 बार जाते थे। अब सोच लीजिए कि हमारे पिताजी रोज कम से कम 12 किलोमीटर पैदल साइकिल चला। अभी इस गांव से बहुत सारे सहयोगी हमारे यहाँ काम करने आते हैं, लोग मोटरसाइकिल से आते हैं, वो साइकिल से नहीं आते। जबकि साइकिल उनके लिए एक प्रकार से बहुत ही अच्छा है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, है ना। समय में मुझे लगता है 5 मिनट से ज्यादा का अंतर नहीं है, क्योंकि उसमें ज्यादा स्पीड में आप चला ही नहीं सकते, तो समय 5 मिनट अधिक लग जाएगा। पर अभी कई लोग मोटरसाइकिल से आने लग गए, तो अब उन्होंने उसकी आवश्यकता में ले लिया, उसके लिए फिर उनका खर्चा बढ़ गया, तब उनको डीजल या पेट्रोल चाहिए, वो चाहिए, है ना। अब एक रिपेयर भी चाहिए उनका, साइकिल की तुलना में उसका रिपेयरिंग कॉस्ट ज्यादा है। तो अब लोगों ने बना लिया कि हमको अब मोटरसाइकिल के बिना तो काम होगा ही नहीं। ऐसे भी लोग हैं जो रोज बाजार जाते हैं, तो रोज बाजार जाने की बड़ी समस्या है ना। अब हम लोग यहाँ 100 लोग रहते हैं, हम लोग एक दिन बाजार का समय तय किए हैं और एक दिन जाते हैं, और सब नहीं जाते हैं, एक छोटी सी टीम बना ली है, वो टीम जाती है और वो करती है। तो अब देखिए, इसी चीजों में हमको बहुत सारा सोच से बहुत सारा ये हो जाता है, नहीं तो उतनी गाड़ियां चाहिए हर एक को जाना है। तो उसी चीज को हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ हम प्रैक्टिकल कर लें। जैसे दूध रोज रोज चाहिए, तो हम सोच रहे हैं कि दूध अब उगा ही लो, तैयार कर लो, शुद्ध भी होगा। ऐसी सब्जी सबसे अधिक मात्रा में जरूरत पड़ती है, तो मोटी जो चीजें हैं, ये हम, चावल है, गेहूं है, दूध है, सब्जी है, कुछ फल भी है, हमने यहाँ प्लान बनाया कि हम यहाँ उगा लें। तो कई बार बहुत ज्यादा हो जा रहा है, कई बार कम हो रहा है, ये वाला तो समस्या हुआ है। कई बार ज्यादा हो जा रहा है तो उसको हमको विनिमय नहीं कर पा रहे हैं, बांट के हमको, कई बार बांटने में भी तकलीफ हो जा रही, कोई लेने वाला नहीं, तो ये होता है। और कई बार कम पड़ जाता है। तो एक, हम छोटे हैं, मतलब संख्या, उसके लिए लगभग बाबा जी बोलते हैं गांव चाहिए परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था को प्रमाणित करने के लिए, माने 1000 लोग चाहिए। 1000 लोगों में कुछ ज्यादा ये जो अस्थिरता हमको दिखती है ना, कभी ज्यादा ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, ये दोनों चीजें हम पूरा तो कर लेते हैं, या फिर वो गाय को खिला देते हैं, या फिर हम फेंक देते हैं। फेंकना भी ऑर्टनशील ही है ना, फाइनली, है ना, कि वो खाद बन गया। तो ज्यादातर चीजें हम ऐसा कर, अभी है। और दूसरी बात आप ये बोल रहे थे कि मन के स्तर पर समृद्धि जो सभी के यहाँ जो होते हैं, तो स्तर पर भी समृद्धि का कुछ है क्या? हाँ दीदी भैया कट गए हैं, मैं एक बार उन्हें कॉल कर लेता हाँ भैया, आप उन प्रश्न के, हाँ आजू बाजू जी भैया, तो ये कह रहा था कि यदि अपन बड़े स्तर पर देखेंगे, तो मैं जब माइंस में काम किया, हमको साल के शुरू में हमको टारगेट आ जाता था, हर महीने में कितना उत्पादन करना है और ये करना है। अभी हम लोग व्यवहारिक रूप से जब परिवारों में जीते हैं तो उस ढंग से सोचते नहीं, लेकिन यदि हम संस्थान के लेवल पे जब सोचते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमको कितना चाहिए।
तो उसका हमने कैलकुलेशन सिस्टम बनाया हुआ है। एक एक व्यक्ति को इतना अनाज, इतना दाल, इतना चावल, इतना दूध, ये सब चीजों का हम कैलकुलेशन करे हैं, और उसको हम महीने भर के चीजों को लाके स्टॉक करते हैं। हर परिवार भी करता है कि क्या लाना है करके, लेकिन हम लोग परिवार में जितना करते थे उससे ज्यादा हम डिटेल में करते। वैसे ही जब परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था की बात करेंगे, पूरा यदि गांव मिल जाए तो और ज्यादा बारीकी से चीजों को कैलकुलेशन में ला सकता है, लक्ष्य बना सकता है, रोज के कितना काम करना है उसको भी तय कर सकता है। तो केवल सोच की जगह पर कमी है, और हम बहुत अच्छे से स्पष्टता ला सकते हैं कि एक महीने तक हमारे पास है या एक साल के लिए हो गया है। वैसे तालाब बनाते थे, पानी को स्टॉक करते थे, पानी पूरा होता था। तो मानव जाति ने सोच के कुछ कुछ चीजें कर लिया। अभी उसको और सोचने के तरीके विकसित कर लिए गए हैं, छोटे छोटे हमने विधि बना ली है, और उसको करते हैं, उसमें समृद्धि होती। इसको और कैसे करेंगे? जिससे भोजन करेंगे तो साल भर भोजन मिलते रहे, उसके लिए हमने कृषि के सिस्टम बनाए, कृषि की प्लानिंग बनाई, है ना, सिंचाई की व्यवस्था की, सब्जी की प्लानिंग किया, और वो जो है बच्चों को स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाने का सोचा, और प्रैक्टिस का भी रखा। तो पहले जो है आदि मानव भूख लगता था तो जंगल जाता था, या जंगल में रहता था, पत्ते खाता था। अब हमने सिस्टम बना लिया कि सुबह इतने बजे तक नाश्ता हो ही जाना चाहिए, इतने बजे तक दोपहर का भोजन हो ही जाना चाहिए, इतने बजे तक रात का भोजन। तो हमने पूरा स्ट्रक्चर बना के, सिस्टम बना के उसको बना लिया। काम करते हैं तो लंच के लिए छुट्टी देते हैं, है ना, नाश्ते के लिए छुट्टी देते हैं। हमने पूरा सिस्टम एक बना लिया। तो ये जो है सोच के स्ट्रक्चर करके अब मानव सभ्यता जी रही है, जो शायद आदि मानव की स्थिति में नहीं थी। और हमने उसको पूरा करने के लिए क्या किया? उत्पादन करते हैं, उद्योग लगाते हैं, उसको सिखाने के लिए स्कूल और कॉलेज बना के रखते हुए, है ना, और उसमें ट्रेनिंग देते हैं। तो पूरा एक फुल एक साल का हमने एक सिस्टम बनाया। हर साल कुछ बच्चे काम में जुड़ते हैं, हर साल कुछ बच्चे स्कूल में जुड़ते हैं, हर साल कुछ बच्चे कॉलेज में जुड़ते हैं, हर साल कुछ बच्चे ट्रेनिंग में जुड़ते हैं। तो पूरा हमने सिस्टम बना लिया है। और वो सिस्टम क्यों? अब अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए, तो समृद्धि के लिए हमने सिस्टम बनाया। वैसे अभय जिसको भी मानते हैं वो, उसके हिसाब से उन्होंने सेना बनाई, उसके लिए युद्ध करने के लिए हम ट्रेनिंग देते हैं, हथियार बनाने के लिए हमने खोल कर रखा है। पूरी दुनिया ने किया है कि उन्होंने कभी स्वीकार लिया कि नहीं, सुरक्षा एक बहुत जरूरी चीज है, उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी हमने बनाया। तो धीरे धीरे कई देशों ने अपने बॉर्डर से सेनाएं हटा ली है। यूरोप में कुछ जगह हो गया है। तो हम उस दिशा में जा रहे हैं कि भैया इसकी जरूरत नहीं, लड़ाई की जरूरत नहीं। अभी भारत में जैसे हमने दो प्रदेशों के बीच में सेना नहीं, दो जिले के बीच में सेना नहीं, उसमें कोई वैसा बंद करके नहीं रखे हैं कि कोई जा नहीं सकता, खुला आना जाना सब सही। एक सड़क है, सड़क की जगह पर एक हमने टोल लगा के रखा हुआ है। बाकी एक गांव दूसरे गांव से तो जुड़ा हुआ है ही, उसमें लोग आराम से जा सकते। तो कोई बंधन ऐसा बना के रखे नहीं। तो इसी को हम अभय कहेंगे। यहाँ तक पहुंच गए हम, एक दो स्टेप शायद बचा हुआ है। यदि 100 स्टेप होते होंगे तो मुझे लगता है कि हम 98 तक तो पहुंच ही गए। उसका जो मूल कारण है, मानवतापूर्ण आचरण में लोगों को विश्वास नहीं है, मानवतापूर्ण आचरण के बारे में चर्चा नहीं है, कहीं पढ़ाया नहीं जा रहा है। 3 परिवार 3 पीढ़ी एक साथ रहने की आवश्यकता है, कहीं पढ़ाया नहीं जा रहा है, एक भी जगह भी नहीं पढ़ा रहे। तो ये अब क्या बन गया है? जो थॉट है, पढ़ो, पढ़ने के बाद घर छोड़ के कहीं जॉब लेने चले जाओ और वहां रहो, ये थॉट मेन। जबकि पढ़ के घर में ही रहना है, ये अभी आ ही नहीं रहा। ये पहले था, इसको हटा दिया गया। मैंने घर छोड़ के जाना है। अब घर छोड़ के जाना अपने आप में सबसे बड़ी समस्या है। तो ये अभी शिक्षा से इनडायरेक्ट रूप से आ रहा है।
डायरेक्ट में शिक्षा नहीं कह रही कि घर छोड़ के चले जाओ, कभी नहीं कह रही। लेकिन शिक्षा के बाद उद्देश्य पैसा कमाना है, पैसा कमाने के बाद जहां ज्यादा मिलता है वहां चले जाओ। जबकि जीना है परिवार में, ये नहीं आ पाते। तो ये अभय के लिए या समृद्धि के लिए, दोनों के लिए बाधक होता जा रहा है। अब हर व्यक्ति को बेंगलोर जाना है या दिल्ली जाना है, वहां उसको घर घर चाहिए। यहाँ के घर का क्या होगा? जहाँ है वहां तो घर है ही है ना उसका। अब उस घर में वो नहीं रहेगा। तो धीरे धीरे गांव उजड़ते जा रहे हैं, शहर में चले जा रहे हैं लोग। शहर फैलता जा रहा है, शहर के लोग बड़े शहर जा रहे हैं, बड़े शहर के लोग विदेश जा रहे हैं। तो ये एक दौड़ बनी। तो ये मानसिकता में समस्या है, समाधान नहीं है। उसके कारण समृद्धि भी नहीं हो रही, अभय भी नहीं हो रही। तो ये भैया समस्या जो है, जीने की जगह को हम नहीं पहचान पाते। हम अभी लक्ष्य क्या बनाए, इसीलिए बोलते हैं कि भौतिकवाद है ये। हमको ज्यादा कपड़े चाहिए, ज्यादा पैसे चाहिए, ज्यादा बड़े बड़े गाड़ियां चाहिए, बहुत बड़ा मकान चाहिए। हम वो उस ढंग से सोचने लगे। और जहां रहना है वहां नहीं रहना है, छोड़ के जाना है। छोड़ के जाने का मतलब हम अपने अड़ोस पड़ोस के साथ हम निर्वाह नहीं कर पा रहे, या निर्वाह करने की जरूरत ही नहीं महसूस कर रहे। तो ये स्थिति आ गई है। जी भैया, मेरी ओर से तो बात हो गई है। जी भैया, एक बहुत बड़ा ध्यानाकर्षण आपके द्वारा हो गया है भैया, मुझे लग रहा है, जिस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा, सिर्फ हमारी शिक्षा की कमी के कारण या हमारी मानसिकता में उस भाव को नहीं पहचानने के कारण ये सारी दिक्कतें अभी हम सब झेल रहे हैं, ऐसा मुझे स्पष्ट हुआ। ये आगे। भैया मेरे मेरे जो बच्चे घर में बात करते हैं, वो यही बात करते हैं कि वो कॉलेज जाएंगे, कॉलेज जाने के बाद कहीं जॉब करने चले जाएंगे। मतलब हम हमारे सामने बोलते हैं तुमको छोड़ के चले जाएंगे, हम कुछ बोल नहीं पाते। तो भैया इसका कोई समाधान है क्या भैया? क्या चीज? ये हेलो, मतलब, हाँ भैया नमस्ते। नमस्ते। प्रश्न नहीं समझ में आया भैया। प्रश्न ये भैया जैसे कि बच्चे की नौकरी, मैंने पढ़ाई करके जॉब ही करना है, ये एक मानसिकता में बना हुआ है। और लड़कों के साथ साथ लड़कियों का ही बना हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, या उनको करने ही देना चाहिए? जॉब तो करना ही है, हर किसी को काम करना है, पर जॉब कहाँ करना है ना? तो जो अभी हमारे यहाँ गांव में रहते हैं, इनको बेमेतरा जाना है या रायपुर जाना है ना, या दिल्ली जाना है। इस जगह को छोड़ना है, इस जगह में रहना नहीं है। ये शिक्षा में डायरेक्ट कहीं लिखा नहीं है कि तुम गांव छोड़ के चले जाओ। गांव में छोड़ के जाना अच्छी बात है, गांव में रहना खराब बात है, कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन उसके अंदर ही आ रहा है। तो साथ में जीना लक्ष्य है, इसको हमको अब बताने की जरूरत। जैसे माइग्रेशन, अभी कुछ प्रोजेक्ट बने हैं, माइग्रेशन क्या हुआ, अभी सरकार भी काफी उसको गंभीरता से ली कि जो लोग अ, अपने परिवारों को छोड़ के कमाने चले जाते हैं, बच्चों को यहाँ छोड़ के जाते हैं या बच्चों को लेके जाते हैं, तो वो जो मजदूर है, बड़ा एक वर्ग है, उनके माइग्रेशन ना हो, उसके लिए सरकार सोचती है, उसके लिए कुछ प्रोजेक्ट देती, काम करती। मेरे से भी लोगों ने बात किया तो मैंने बोला वही है। पूरा जो आईएएस ऑफिसर है वो तो माइग्रेटेड ही है ना। ज्यादातर जिस स्टेट में, उस स्टेट में ही नहीं रहते। बड़े आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईईएस, ऐसे जो बड़े अधिकारी हैं, वैसे भी जो पीसीएस होते हैं वो भी माइग्रेटेड है। तो बड़े लेवल पर आप माइग्रेशन को हाँ हाँ बोल रहे हो, मजदूरों के लेवल पर माइग्रेशन को बुरा बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं मिलते, पैसे नहीं मिलते। दूसरा, आप किसी इंडस्ट्री में आप नीतियों को देखोगे ना, तो क्लास 1 क्लास 2 के लिए घर है, क्लास 3 क्लास 4 के लिए घर नहीं है। उनका प्रेफरेंस है कि लोकल व्यक्ति क्लास 3 क्लास 4 बने, क्लास 1 और क्लास 2 बाहर से ही आएगा। ये नीति में शामिल है। तो ये जो एक
मानसिकता आ गई ना कि हम जहाँ हैं वहां हम नहीं रहेंगे। जबकि माइग्रेशन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा हानि, जैसे मैं एक बार देखता हूँ, हम अमरकंटक में रहता था, तो कभी अड़ोस पड़ोस में गया, तो जितेंद्र भैया के साथ जिस गांव में गया उस गांव में उनके रिश्तेदार, जाओ तो जहां जाओ तो वो उनका वैसे सम्मान करते हैं, बेटा बहुत दिनों के बाद आया, ये क्या खाएगा, आज यहाँ रुक जाइए है वो। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हर गांव में इनके रिश्तेदार है और हमको यहाँ कोई जानता नहीं। अच्छा, मैं भी अपने परिवार में कभी सोचता हूँ, जाता हूँ अपने गांव में, कभी गया था अपने पैतृक गांव में, तो जिस गांव में जाता हूँ उस गांव में हमको पहचानते थे, अच्छा फलाने का बेटा, अच्छा आओ बैठो रुको, कहाँ रहता है ये। तो एक जो मैं कमी महसूस किया कि वहां मुझे हर कोई जानता था और मेरे परिवार का एक सम्मान था, उसके कारण मेरा सम्मान था। मेरे को बिल्कुल नहीं जानते हैं, लेकिन मेरे पिताजी को या मेरे दादाजी को जानते हैं, उसके कारण एक प्रकार का सम्मान या जो भी अभय बोलिए वहां मुझे महसूस होता था, और यहाँ मुझे नहीं होता है। अच्छा, उसको बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे परिवार का एक सम्मान है, मैं राष्ट्रपति भी बन जाऊं तो उसमें कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होती, या कोई खराब हो जाए, कम हो जाए तो भी उसमें कमी नहीं होती, वो पीढ़ियों तक स्थिर रहता है, क्योंकि हमारा एक कुनबा होता है, वहां पर एक व्यवहार के नियम होते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है, वैसे ही व्यवहार करना होता है। तो मैंने देखा कि माइग्रेशन एक बहुत बड़ा हानि, जो सामाजिकता का जो लॉस है ना, जो अभय का जो लॉस है, वो बहुत बड़ा लॉस। मैंने उनका अच्छे से विश्लेषण किया है। जो लोग घर छोड़ के आए हैं, अपना गांव छोड़ के आए हैं, हम लोग ऐसी जगह रहे ना, कोई यूपी से आया है, कोई बिहार से आया, कोई पंजाब से आया, कोई हरियाणा से आया, कोई बंगाल से आया, कोई आंध्रा, कोई केरल, ऐसे लोगों के साथ मैं बचपन से रहा हूँ। लेकिन मैं अब 30 साल के बाद जब देखता हूँ कि वो लोग कहाँ हैं और उनकी क्या स्थिति, तो मुझे लगता है कि उनको बड़ी ही असुरक्षा जैसी स्थिति है, और बहुत छोटा एक समुदाय बन के वो रह गए अलग। जबकि गांव में, हर गांव में हम जाते हैं तो हमारे कोई ना कोई रिश्तेदार हैं और हमारे कोई कुनबे हैं, उसके हिसाब से हमारा एक व्यवहार है, हमको लोग पहचानते हैं। तो यहाँ के छोटे से एक बच्चे को जो 15, 18, 20 साल का हो गया है, वो आसपास के 25 गांव में उसको लोग पहचानते हैं, उसके साथ एक व्यवहार है। मेरी आयु उनसे 3 गुना है और मैं इतना किया हूँ, लोग भी तो भी मेरे को आसपास के गांव लोग नहीं जानते। तो जो हम सम्मान विश्वास चीज पाना चाह रहे हैं, वो हम पैतृक जो परिवार है वहां रहने से अपने आप बहुत सारी चीजें मिल जाती। जैसे ही माइग्रेशन होता है, हम छोड़ के जाते हैं, वो सब चीजें हमारी चली जाती है, और उसको पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो भी नहीं मिलता है, वो मिलेगा ही नहीं, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। यदि हम स्टेट छोड़ दिए, रिश्तेदार बैठे हर गांव में, हर पड़ोस में, तो इधर हमारा सोच नहीं गया। तो शिक्षा में इन चीजों को लाने की जरूरत है, वो नहीं हो रहा है। शिक्षा में नहीं हो तो लोक शिक्षा में हो, हम ऐसी चर्चा करें, वो भी नहीं हो रहा है। तो फाइनली हम अपने घर को, परिवार को छोड़ के जाएं, ये मन में आ गया है। ये शिक्षा का फल है, डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम छोड़ के चले गए। जैसे ही छोड़ के चले गए, वैसे ही एक असुरक्षा की स्थिति हुई। अभी हम देख रहे हैं ना, माता पिता अकेले हैं, बच्चे विदेश में, ऐसे बहुत सारे हो गए, या दूसरे प्रदेश में है। ये अब एक नया चलन आ गया है कि घर छोड़ के जाना, जबकि स्थायी रूप से कहीं रहना ये मन में नहीं आ पाया। और वो क्यों जाना, इसके दो बड़े कारण हैं। एक तो भोग करने के लिए अवसर, ज्यादा पैसा, जैसे यहाँ पर सड़कों में गड्ढा है, यदि मैं अमेरिका चले जाऊं, सुनता हूँ कि वहाँ सड़कें बहुत अच्छी है, तो वहाँ सब चीजें मिल गई है ना? तो
इस जगह को छोड़ते ही शहर में चला जाता हूँ तो शहर में सारी सुविधाएं हैं, गांव में वो सुविधा का हम बना ही नहीं सकते। जैसे गांव में डॉक्टर नहीं है, क्यों? क्योंकि लोग पढ़ते नहीं। यदि कोई पढ़ के डॉक्टर बनता है तो वो गांव छोड़ के चला जाता है, गांव में रहना नहीं चाहता। तो ये हमारी जो मानसिकता है उस जगह बड़ी प्रॉब्लम, कि यदि हमने कुछ सीख लिया उस गांव में नहीं रहना चाहता, है ना। कोई इंजीनियरिंग सीख लिया तो उस गांव में नहीं रहना चाहता। तो अधिक धन कमाना है और उसके बाद फिर उससे बड़े मकान बड़े घर लेना है और भोग में जीना है, ये मानसिकता है, न कि सामाजिकता में जीना मानसिकता है। और ये डायरेक्टली नहीं बताया जा रहा, इनडायरेक्टली है ये। वो सभ्यता संस्कृति के लेवल पे है और ये हम में आ जा रहा है। जी भैया, मेरे को इतनी बात कहना था। बहुत सुंदर भैया। बीच में गौरी दीदी कुछ कह रही थी भैया, वो छूट गया था। दीदी आप कुछ कहना चाह रही हैं? भैया आगे बढ़ सकते हैं। एक चंद्रशेखर काका जी का एक प्रश्न है भैया, और इधर चौथा एक प्रश्न भी था जो रह गया था, उसको भी अगर कर लेते हैं। ये चौथा जो प्रश्न है वो है कि मानव लक्ष्य प्रमाणित होता है तो उसके साथ जीवन मूल्य भी प्रमाणित होता है। तो क्या मानव परंपरा में मंडल स्तर की व्यवस्था हुए बिना किसी जीवन में संतोष नहीं है, या जीवन मूल्य अनुभव संपन्नता के साथ पहले ही सूत्रित हो जाता है? उसका प्रमाण मानव लक्ष्य के रूप में क्रम से स्पष्ट होता है। भैया प्रश्न का उत्तर वैसे ही है जैसे पहले वाला था, कि संतोष जो है वो कब होगा या अभय कब होगा? पहले व्यक्ति में अभय आएगा कि पहले समाज में अभय आएगा? तो छोटा बच्चा है उसमें तो समाज से ही आएगा। जिस समाज में ज्यादा लड़ाई झगड़े हैं वो बच्चा डरा हुआ है। जिस समुदाय में लड़ाई झगड़े नहीं है या तालमेल है वहां पर बच्चे को अभय होगा, और वो अभय वो दूसरे को बांटता रहेगा। तो बाबा जी ने जो किया उनको अनुभव हुआ, अनुभव के कारण उनको तृप्ति हुई, अभय हुआ, और वो अभय उन्हीं से दूसरे में फैल रहा है। तो इसमें भी वैसे ही सारी चीजें होनी है। संतोष पहले व्यक्ति में आएगा। तो संतोष क्या चीज है? स्वयं व्यवस्था होना और समग्र व्यवस्था में भागीदार होना, इसका एक स्वरूप यह है। बौद्धिक रूप से देखेंगे तो चित्त जो है बुद्धि में प्रत्यावर्तित होना, बुद्धि के अनुसार चित्त यदि हो जाता है तो उसका नाम है संतोष। वृत्ति के अनुसार मन हो जाता है तो उसका नाम है सुख। चित्त के अनुसार वृत्ति हो जाती शांति, बुद्धि के अनुसार चित्त हो जाता है वो संतोष। तो ये होने का प्रक्रिया बाहर ही बताया, जैसे अपराध के अभाव में आशा का प्रत्यावर्तन। तो परधन परनारी परपुरुष और परपीड़ा बंद हो जाए, स्वधन स्वनारी स्वपुरुष हो जाए, तो मन वृत्ति के अनुसार हो जाता है, तो सुख की निरंतरता हो गई। तो सुख प्राप्त करने के लिए बाबा जी ने इस प्रकार के कार्यक्रम बताए, जो बौद्धिक और भौतिक चीजों का मिश्रण है या व्यवहारिक चीजों का मिश्रण। वैसे संबंधों का निर्वाह यदि होने लगे तो वृत्ति चित्त के अनुसार हो जाती है। उसके लिए पहली कंडीशन है कि मन वृत्ति के अनुसार होना है। तो स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य के साथ जो दूसरा स्तर है मूल्य, तो संबंधों का पहचान मूल्यों का निर्वाह होना, ये दोनों यदि हो जाता है तब फिर हम आगे सोच सकते हैं कि चित्त जो है बुद्धि वृत्ति जो है चित्त के अनुरूप हो जाए, सॉरी, चित्त जो है बुद्धि के अनुसार हो जाए। तो चित्त बुद्धि के अनुसार होने का मतलब क्या है? तन मन धन का सदुपयोग होना। इसी को दूसरी भाषा में कह रहे हैं स्वयं व्यवस्था होना और स्वयं समग्र व्यवस्था में भागीदार। तो जो व्यक्ति इस रास्ते में चलने लगता है वो उसका बाहर वाला काम होने लगता है। परंपरा में पहले क्या था? यदि हम भीतर जाएंगे तो बाहर वाला बंद करेंगे, या बाहर वाला कार्यक्रम बंद होगा तभी भीतर जाएंगे। मतलब सामाजिकता को बंद करो, 2 4 6 घंटा पूजा पाठ में लगाओ। ये पूरी प्रक्रिया हुई। जैसे उसको बंद करेंगे
तो खाने पीने की चीजों को छोड़ो, कम से कम में जियो, वो एक मानसिकता होती है। कम से कम उत्पादन करो, है ना। तो वो जो मानसिकता बनती थी त्याग वाली, यहाँ पर क्या हो रहा है, हम बाहर भी उतना ही कर रहे हैं, अंदर भी उतना ही कर रहे हैं, या अंदर में आगे बढ़ने का रास्ता बाहर से ही जाता है। इसके लिए बाहरी कार्यक्रम बताए, क्या बताए, मानवीयतापूर्ण आचरण या स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण का तन मन धन का सदुपयोग, इन कार्यक्रमों को यदि हम करने जाते हैं तो अपने आप हमारे अंदर सुख शांति संतोष आता है। तो एक नया फॉर्मूला दिया, ये पूरा फॉर्मुलेशन ही नया है कि सुख चाहिए तो आपको अपराध का अभाव होना पड़ेगा। माने अपराध, जितने भी अपराध हैं वो 3 कैटेगरी में, पर धन, पर नारी या पर पुरुष और पर पीड़ा, ये बंद होना पड़ेगा। होगा क्या, स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य। स्वधन जैसे आप करने जाएंगे तो क्या करेंगे, कहीं उत्पादन करेंगे, कहीं सेवा करेंगे। दयापूर्ण कार्य, जितने भी लोगों के साथ मिलेंगे वहां पर एक भाषा, भंगिमा, मुद्रा, अंगहार, इनमें एक शिष्टाचार को लाएंगे, जो सामाजिकता में स्वीकृत है उस प्रकार की भाषा बोलेंगे। तो जैसे ही इनको हम करने लगते हैं वैसे ही सुख भी हो जा रहा है जीवन के अंदर, मन और वृत्ति के बीच में तालमेल हो जा रहा है। वैसे ही मेरे और आसपास के लोगों के बीच में एक स्तर का तालमेल हो गया, जिसको हम अभय ही कहेंगे, और क्या कहेंगे। वैसे जैसे मैं इसके बाद जब मैं दूसरे स्तर का कर लेता हूं तो और गहराई का तालमेल होता है, तीसरे स्तर का कर लेता हूं तो और गहराई का तालमेल होता है। तो ये फॉर्मूला बताया। तो संतोष इसी का नाम है। चित्त जब बुद्धि के अनुसार होने लगेगा, जीवन के रूप में देखेंगे तो ये साक्षात्कार क्रिया के बाद है, या अध्ययन बोध है, या अवधारणा है। जीवन के स्तर पर तो ये है, पर जीवन के स्तर पर ये घटना होने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैं अपने चित्त को तो उल्टा कर नहीं सकता, हाथ से पकड़ लूं और उल्टा कर दूं, उसकी प्रक्रिया है। तो इस क्रम से जाना पड़ेगा कि स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य का प्रैक्टिस किया, संबंधों का निर्वाह का प्रैक्टिस किया, तन मन धन के सदुपयोग का प्रैक्टिस किया। इस पूरी प्रैक्टिस में जैसे मैं आता हूँ तो परिवार व्यवस्था में जीने लगता हूँ और जी भैया। भैया फिर से डिस्कनेक्ट हो गए। समय तो हो रहा है, एक बार फिर से मैं बुला लेता हूँ भैया को। जी तो भैया। भैया एक बाबा जी ने एक नया फॉर्मूला दिया है कि सुख के लिए व्यवहारिक रूप से आपको क्या करना पड़ेगा, शांति के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, अभय के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, या संतोष के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सुख शांति संतोष के लिए उन्होंने व्यवहारिक कार्यक्रम दिया और उसको तर्क विधि से समझा के दिया, और उसके मूल में पहले ही अस्तित्व को समझना पड़ेगा। तो ये पूरा फॉर्मूला है भाई। और इसमें एक व्यक्ति तो स्वयं से स्टार्ट करेगा ना, और स्वयं से स्टार्ट करेगा तभी समाज में आएगा। मेरे में नहीं है, आप में नहीं है, किसी में नहीं है, तो समाज में कैसे है। तो समाज में अभय होने के लिए समाज के हर व्यक्ति में सुख और शांति चाहिए, समाधान और समृद्धि चाहिए, तब अभय आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। हर व्यक्ति में आना पड़ेगा, या हर एडल्ट व्यक्ति में आना पड़ेगा, तब आएगा। जी भैया। जी बिल्कुल भैया। भैया समय तो हो गया है। एक जी प्रश्न इन बातों से जुड़ी हुई है भैया। ये चंद्रशेखर काका जी ने लिखा है कि जो परंपरा में स्वराज की बात कही गई थी और जो मध्यस्थ दर्शन से स्वराज में की बात आई है, इसमें किस प्रकार से एक नए फॉर्मुलेशन, जैसे आपने अभी बताया है, इसको थोड़ा और साथ में मिलाकर स्पष्ट। एक परंपरा में स्वराज्य, पहले आजादी हुई उसको स्वराज्य बोलते थे।
स्वराज जाएगा, स्वराज जाएगा, आजादी हो गई तो नहीं आया। मैंने लोगों को बोलते ये सुना हुआ है कि अंग्रेजों का युग अच्छा था, बूढ़े लोगों को मैंने सुना है, वहां कम से कम न्याय था। ये था कि नहीं पता नहीं, तो इससे अच्छा तब कहते रहे। पहले लोग मानते थे कि स्वराज जाएगा तो नहीं आया। इसके पहले स्वराज की तो चर्चा नहीं थी, राम राज्य की चर्चा है ना। राम राज्य में सब अच्छे थे, मैंने मान लिया सब अच्छे थे, है ना, सब कुछ था। तो सब कुछ था तो वो कैसे आ गया? तो वहां का हर व्यक्ति तो मानवतापूर्ण आचरण करता रहा होगा ना भाई, तभी तो आया होगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यदि उस समय गाली देता था या दूसरे का छीन के खाता था तो नहीं होगा ना। तो यदि था या नहीं, छोड़िए वो एक कहानी। यदि होगा कहीं या रहा होगा, तब भी तो यही मानसिकता चाहिए ना। तो ये मानसिकता होना पड़ेगा। तो वो जो स्वराज है, मुझे लगता है कि कभी भी नहीं था। होता तो शिक्षा में रहता, शिक्षा में रहता तो परंपरा में रहता, अभी शिक्षा में ही नहीं है ना। पहले लोग घर छोड़ के नहीं जाते थे, अब जाना चाह रहे हैं। पहले घर छोड़ के नहीं जाना है अच्छा वैल्यू माना जाता था, घर में रहना अच्छा वैल्यू माना जाता था, माता पिता की सेवा करना अच्छा माना जाता। अब ये हट गया सेवा, तो अपने आप हम नीचे स्तर पर आ गए। फिर जाने की बात हुई, तो पहले नहीं जाना है ऐसा लिखा नहीं है, ऐसा पढ़ाया नहीं जा रहा है, ऐसा क्यों नहीं जाना चाहिए वो भी नहीं बोला जा रहा। तो कोई तर्क नहीं है, पर केवल प्रैक्टिस। बहुत सारे अच्छे प्रैक्टिस थे, वो प्रैक्टिस क्यों है उसका कारण नहीं। तो शिक्षा वो चीज है जो तर्क विधि को भी रखेगी, ये अच्छा है तो क्यों है। अभी जो मॉडर्न शिक्षा है वो कहती है कि आप एक चीज को सही नहीं बोल सकते, आपको सबको आपको पढ़ाना पड़ेगा और बच्चे को स्वयं सोचने दो। तो ये होता है, स्वयं निर्णय लेगा, आप थोपोगे नहीं। इनडायरेक्टली कुछ चीजों को थोप ही रहे हैं, लेकिन कहने की जगह पर यह है कि थोपोगे नहीं, सब पढ़ाओ, गलत सही दोनों चीजें पढ़ाओ, उसको सुनने दो। तो मुख्य जो मुद्दा है कि बाबा जी ने जो बोला वो इतना ज्यादा प्रैक्टिकल है और इतना ज्यादा तर्क सम्मत, और अस्तित्व की जो समझ है वो परंपरा में पहले नहीं थी। हाँ, यदि हम स्वराज व्यवस्था की बात करेंगे, पहले की जो गांव व्यवस्था है उसमें जो वस्तुओं का विनिमय होता था, वो बहुत कुछ देख के लगता है कि ऐसा ही था। लेकिन उसके मूल में यदि हम जाएंगे, सामाजिकता के जगह पर धर्म जाति और भाषा के आधार पर जो भेदभाव था वो ज्यादा था। वहाँ भौतिक शोषण कम था, भावनात्मक शोषण किसी और जगह पर। जैसे मैं किसी से बात नहीं करूंगा क्योंकि वो फलाना जाति का है, या मैं किसी से बात नहीं करूंगा क्योंकि, या छूऊंगा नहीं, किसी का छुआ नहीं खाऊंगा। सोचो ना, ये कितनी बड़ी प्रताड़ना है। कहने को तो हम कुछ नहीं बोल रहे, मार नहीं रहे, पेट नहीं रहे, लेकिन भाई मैं उसका छुआ नहीं खाऊंगा, या वो मेरे बाजू में बैठ के खाना नहीं खाए, वो बाजू में बैठेगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये कितनी बड़ी प्रताड़ना, ये हमारे समाज में थी। अब कौन लाया, है ना, कोई बोलता है अंग्रेजों ने ला दिया, कोई बोलता है मुगलों ने ला दिया, किसी ने भी लाया हो। हम चाहे हैं तब तो आया है ना भाई। अंग्रेज कैसे ला सकते हैं, मुगल कैसे ला सकते हैं, हम यदि नहीं चाहेंगे तो हम ही चाहते हैं। उन्होंने फूट डालो और राज करो करा, हम फूट डालने के लिए तैयार बैठे थे, सब तो किया उन्होंने। तो हम कमजोर थे, हमारे में समाधान नहीं था। तो कहाँ से आया है वो सोचना, पहले था ये सोचना, मुझे लगता है कि ये हमको भटका है। मुझे लगता है कि आज क्या करना है वो सोचना चाहिए। मैं कहता हूँ ना, राम ने रावण को मार दिया, बढ़िया अच्छी बात। मैं अपने दुश्मन को मार दूं तो मैं जेल में जाऊंगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कोई बड़े पदाधिकारी किसी अपने दुश्मन को मार दे तो वो जेल में जाए। तो ये सब अब नियम में नहीं है। तो राम के समय में जो नियम कानून थे अब सब बदल गए, है ना। पहले राजा कई विवाह करते थे, आज नहीं कर सकते, वो सब का पद चला जाएगा।
तो हमको सार्वभौम और सार्वकालिक नियमों के पर चर्चा करनी पड़ेगी, उसको समझने के बाद आचरण में लाने के लिए एक लंबा प्रयास करना पड़ेगा। और हम तो सोचते हैं कि हमारे देश में 90-95% तो व्यवस्था बनी ही हुई, इस प्रकार की मानसिकता बनी ही हुई। हम जिस घरों में हैं वहां 2 विवाह का सोच ही नहीं सकते। हमारे यहाँ तलाक जैसा शब्द ही नहीं। हम जिस परंपरा से आए वहां तलाक होता ही नहीं, वो शब्द ही नहीं है, कल्पना में ही नहीं है। एक बार किसी को स्वीकार लिया तो पूरी जिंदगी निभाना है, 7 जन्म तक का बोल दिया गया। तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें मजबूत हैं। जीने के स्तर पर हमको बहुत कम काम करने की जरूरत, मानसिकता में बहुत कम काम की जरूरत। हमारे इधर स्वनारी स्वपुरुष समझना कोई बड़ा मुद्दा नहीं। मुझे लगता है कि वो यूरोप और अमेरिका में उसको सुनते ही लोग पगला जाते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो, ये होता है क्या? उनकी कल्पना में ही नहीं है कि ऐसा होता है। और हमको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर वाली पीढ़ी में 99% लोगों ने किया है, ऐसा लगता है। हो सकता है उस परसेंटेज थोड़ा बहुत कम भी हो, लेकिन हमको तो ऐसा लगता है कि 99% लोगों ने कर लिया। तो यहाँ वो संभावना बहुत अधिक है जीने के लिए, अभ्यास करने के लिए। केवल उसके लिए जो तर्क है वो कम था, हमारे परंपरा में नहीं था। और कुछ सार्वभौमिक जो सूत्र थे, हमने राजा वाले सिस्टम को माना, राजा को असीमित अधिकार दिए, राजा को ईश्वर का अवतार मिला, उसके कारण कुछ चीजें अच्छी भी रही और कुछ चीजें खराब भी। तो हर मानव समान है, इसको हम नहीं कह पाए। यहाँ पर क्यों समान है? हर एक में जीवन है, हर एक में शरीर है, जीवन सबका अलग होते हुए भी क्वालिटी वाइज एक ही, उसमें मैक्सिमम जो संभावना है सब में समान, सभी जागृत है। और शरीर जो है हर व्यक्ति का ही हर आयु में अलग अलग है, शरीर की क्षमता कभी भी एक नहीं हो सकती। इस प्रकार के जो चीजें हैं ये मध्यस्थ दर्शन से ही आया है। तो आज भैया इतना ही करते हैं। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हालांकि चंद्रशेखर काका जी का हैंड रेज है, 1 मिनट अगर उनको सुन लेते हैं। हाँ साधन भैया, नमस्ते सभी को, नमस्ते नमस्ते। भैया, हाँ नमस्ते भैया, भैया। समय जो है वो ज्यादा हो रहा है, तो अगले हफ्ते भैया मैं इस पर अब जो है स्पष्ट। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है भैया, जी सबों को नमस्ते। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम भैया। सभी को हाँ भैया, सबको नमस्ते। जी भैया, सभी को नमस्ते। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुना, उसके लिए बहुत प्रणाम भैया। धन्यवाद। बोलने का अवसर दिया।